नमस्कार विद्यार्थीगण। जैसे आप सभी को पता है, इस समय एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसका नाम है कोरोना, जो न सिर्फ अपने भारत देश में, अपने राष्ट्र में, बल्कि संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं से लोगों को गुजरना भी पड़ रहा है और विद्यार्थीगण को ऑनलाइन अध्ययन करना पड़ रहा है। और सभी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से, कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती। पहली इकाई, पाठ 1, चांदनी रात। चांदनी शब्द का अर्थ है चांद का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश। रात अर्थात निशा, रजनी, चांदनी रात, मून लाइट। चांदनी शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। चांदनी रात कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये एक राष्ट्र कवि भी हैं। तो हमारी पहली कविता है चांदनी रात। अब हम कवि का परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का उदय हुआ, उसके बाद पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, इसी तरह भाषाओं का विकास होता आया है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा जितनी भी रचनाएं रची गई हैं, उन रचनाओं में नारी के प्रति दया की भावना की प्रखरता को देखी गई है। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि ये सभी नाटक हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे साकेत महाकाव्य है, भारत भारती खंड काव्य है। तो खंड काव्य की अपेक्षा महाकाव्य स्वरूप में बड़ा होता है, जिसमें कई सारे खंड होते हैं, और खंड काव्य छोटा होता है। आगे बढ़ेंगे हम पद्य संबंधी पर। पद्य संबंधी अर्थात कविता से संबंधित जो जानकारी हमें दी गई है, यहाँ पर उसके बारे में जिक्र किया गया है। खंड काव्य, खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। तो इस तरह से ये रहा पद्य संबंधी। आप अपनी पुस्तक में नीचे की तरफ देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको पूर्णिमा अर्थात चंद्रमा का चित्र दिखाई दे रहा होगा और जल में उसका प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। तो यह जो कविता है चांदनी रात, इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।
इस कविता के अंतर्गत अनेक प्रकार की आपको प्रकृति की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे प्रकृति के अंतर्गत आने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जंगल, वायु, धरती, नदी, तालाब, समुद्र, फूल, पौधे, वनस्पतियाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश। तो कवि ने इन सभी चीज़ों के बारे में इस कविता के अंदर हमें सूचना दी है, इसके बारे में जानकारी दी है। तो आज हम इसे देखेंगे। सबसे पहले अब हम शुरुआत करेंगे अपनी पंक्ति से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। आगे देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस तरह से ये रही अपनी पंक्ति। अब हम इस कविता के कुछ शब्दार्थ को देखेंगे और कविता के भावार्थ को भी समझेंगे। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा, जल पानी नीर, तोय थल यानी जमीन, धरती स्वच्छ यानी स्पष्ट, बिछी हुई है अर्थात फैली हुई है, अवनि यानी धरती, अंबर यानी आकाश, नभ गगन। ये रहा कुछ शब्दार्थ। अब हम इसके भाव को समझेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, अर्थात चंद्रमा की जो सुंदर चंचल किरणें हैं वो पानी और धरती पर खेल रही है अर्थात फैली हुई है। आपको पता है कि चंद्रमा और तारे हमेशा रात्रि के समय आकाश में दिखाई देते हैं। तो रात्रि के समय चंद्रमा का जो प्रकाश है और जो टिमटिमाते हुए जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो रात्रि के समय दिखाई देते हैं, और ऐसा मानो प्रतीत होता है कि वो पूरे धरती और जल में फैले हुए हैं, खेल रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। और आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, पूरी धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। या फिर नीले नीले आकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि सफ़ेद चादर बिछा हुआ हो या फैला हुआ हो। इस तरह से इस पंक्ति में
चंद्रमा की किरणें, तारे, इन सभी का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। आगे बढ़ेंगे। पुलक अर्थात खुशी, रोमांच। धरती पृथ्वी, हरित अर्थात हरा रंग, तृण का अर्थ होता है घास, नोक अर्थात घास का पॉइंट, तरु अर्थात पेड़, वृक्ष मंद यानी धीमी गति, पवन यानी वायु। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, अर्थात ऐसे वातावरण को देखकर धरती मानो खुशी से झूम रही हो, खुशियाँ प्रकट कर रही हो। किससे? हरे हरे घास के नोकों के माध्यम से धरती अपनी खुशियों का इजहार प्रकट कर रही हो और बहुत ही रोमांच हुई हो, बहुत ही खुश हुई है। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, और ऐसे हरे भरे वातावरण को देखकर मानो जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो भी मंद मंद गति से वायु के झोंकों से झूम रहे हो। जिस प्रकार हम अपनी खुशियाँ नाच कूद कर प्रकट करते हैं, उसी तरह इस पंक्ति के अंतर्गत कवि ने हमें बताया है कि धरती भी उन हरे हरे घास के नोकों से अपनी खुशियाँ प्रकट कर रही है। और ऐसे हरे भरे वातावरण को देखकर, ऐसे धरती को देखकर मानो जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, स्वच्छ अर्थात स्पष्ट, चांदनी अर्थात चंद्रमा का प्रकाश, निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात, सुमंद अर्थात धीमी गति, गंध यानी खुशबू, निरानंद अर्थात आनंद का अभाव। ये रहा कुछ शब्दार्थ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। रात्रि के समय पूरे आकाश में स्पष्ट रूप से चंद्रमा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, और उसका जो प्रकाश है वो पूरे धरती तक फैला हुआ है। चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है, और रात्रि के समय चारों तरफ दिव्य शांति छाई हुई है, क्योंकि जो जीव जंतु प्राणी हैं वो सभी अपने विश्राम अवस्था में अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। आप देखेंगे रात्रि के समय का जो वातावरण रहता है बिल्कुल भी कोलाहल नहीं रहता है, क्योंकि सारे जीव जंतु अपने अपने स्थान पर विश्राम करने चले जाते हैं, तो इससे चारों तरफ शांति छाई हुई रहती है। उस बीच चंद्रमा का जो प्रकाश है वो स्पष्ट रूप से पूरे धरती तक फैला हुआ है, और जो वातावरण है रात्रि का बिल्कुल शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। ऐसे वातावरण में जहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ हो पूरी धरती तक, और चारों तरफ रात्रि के समय शांति छाई हुई है, वहाँ से धीमी धीमी गति से मंद मंद खुशबू आ रही है, और वहाँ ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ से आनंद प्राप्त न हो रहा हो, अर्थात हर दिशाओं से आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियति नटी अर्थात नर्तकी, कार्यकलाप यानी गतिविधि। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। देखिए, चाहे कुछ भी हो, कभी दिन और रात का होना रुका नहीं है, अर्थात दिन और रात का जो क्रम है वो यूं ही चलता आ रहा है। नदियों का पानी कभी रुका नहीं है। तो ये जो प्रकृति की चीज़ें हैं, प्रकृति अपना कार्य निरंतर
करता रहता है। बड़े ही एकांत और शांत और चुपचाप भाव से प्रकृति अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, जैसे सूर्योदय होना, फिर सूर्यास्त होना, रात्रि होना, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। बिखेरना अर्थात फैलाना, वसुंधरा यानी धरती, मोती, मोती का जिक्र यहाँ पर तारों से किया गया है या फिर ओस की बूंदों से। रवि यानी सूर्य, बटोर लेना अर्थात एकत्रित कर लेना या इकट्ठा कर लेना। सदा यानी सदैव, हमेशा, लगातार। सवेरा यानी सुबह। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर भाव स्पष्ट किया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। आप रात्रि के समय देखेंगे, जब सभी लोग सो जाते हैं और रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है और टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, तो वह जो तारे दिखाई देते हैं वो मोती के समान दिखाई देते हैं। और तारे हमेशा रात्रि के समय ही दिखाई देते हैं लोगों के सो जाने पर। लेकिन उन्हीं तारों को जैसे ही सूर्योदय होता है, सुबह होता है, सूर्य उन सभी मोती के समान दिखाई देने वाले तारों को एकत्रित कर लेता है, समेट लेता है। कब एकत्रित कर लेता है? सदा सवेरा होने पर, अर्थात हमेशा सुबह होने पर उन मोती के समान दिखाई देने वाले तारों को सूर्य एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तो वो सभी तारे विलुप्त हो जाते हैं। या फिर आप प्रातःकाल देखेंगे तो ओस की बूंदें धरती पर, घासों पर पड़ी रहती है और चंद्रमा के प्रकाश के कारण वो मोती के समान चमकते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य अपनी रोशनी से उन ओस की बूंदों को, मोती के समान जो दिखाई देता है, उन्हें समेट लेता है। सदा सवेरा होने पर, अर्थात हमेशा सुबह होने पर। आगे बढ़ेंगे। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी अर्थात रुकना या विश्राम करना। संध्या यानी शाम। शून्य श्याम, श्याम अर्थात श्यामला रंग। तनु अर्थात शरीर, काया, नया रूप छलकाता है। इस तरह से जो प्रकृति का जो क्रम है, रात्रि का होना, मध्य रात्रि का होना, फिर सूर्योदय होना, दोपहर होता है, धूप निकल आती है काफ़ी, फिर धीरे धीरे सूर्य अपने पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाने लगता है और सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्य जो है वो अपना विश्राम अवस्था में चले जाता है और संध्या नामक उपहार को वो रात्रि को सौंप जाता है। आप देखेंगे जब सूर्यास्त हो गया रहता है तो उस समय आकाश का जो रंग रहता है वो धुंधला धुंधला सांवले रंग का दिखाई देने लगता है, उसका तन, शरीर। और इस तरह से हमारे सामने एक नया रूप प्रकट होता है, एक नया रूप दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का समूह। सुंदर, बहुत प्यारा। पर्ण अर्थात घास। कुटीर अर्थात झोपड़ी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की जो छाया है वहाँ पर घास की एक बहुत ही सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ यानी स्पष्ट, साफ, शिला यानी पत्थर, वीर यानी योद्धा, निर्भीक यानी निडर। ये रहे कुछ शब्दार्थ। तो पंचवटी जहाँ पर 5
वृक्षों का समूह जिन्हें कहा गया है। तो पंचवटी की छाया में एक सुंदर घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी के सामने एक साफ पत्थर पर एक वीर योद्धा दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल निडर है, उसे जरा भी भय नहीं है। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है। धनुर अर्थात तीरंदाज, भुवन अर्थात जग, विश्व, संसार, कुसुमायुध अर्थात कामदेव, योगी सा जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता है, जो साधु संतों के समान दिखाई देते हैं। दृष्टिगत अर्थात दिखाई देना। तो कवि कह रहे हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, अर्थात पूरे विश्व में हर प्राणी सो रहे हैं और उस बीच ऐसा ये कौन धनुर है जो जाग रहा है और जो कामदेव के समान दिखाई दे रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको भौतिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, जो एकदम अलग दिखाई दे रहा है, कामदेव के समान सुंदर सा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये रहा कविता का शब्दार्थ और भावार्थ। यह जो कविता है चांदनी रात, वो पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कविता का ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। इसके अगले वीडियो में मैं आप सभी को स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूँगी। धन्यवाद।